दोस्तों हम पढ़ेंगे कक्षा 11 के इतिहास विषय का अध्याय 6 जिसका नाम है 3 वर्ग। दोस्तों हम ये जो है पिछले भाग में हमने बात की थी बदलती परंपराओं के बारे में कि किस तरह से ये जो आगे के तीन अध्याय को हम एक तरह से एक इकाई के रूप में देखते हैं। अध्याय 6, अध्याय 7 और अध्याय जो 8 है वो एक इकाई के रूप में हम देखेंगे और इन पूरे अध्यायों के अंदर हम क्या अध्ययन करेंगे उनको हमने एक सामूहिक नाम दिया था बदलती परंपराएं। और इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए, विशेषकर 9वीं शताब्दी से लेकर 11वीं शताब्दी के बीच कौन कौन से परिवर्तन हुए जिन्होंने आधुनिक काल की आहट हमें सुनाई देती है, जिसकी वजह से तो हमने पिछले अध्याय में सब कुछ अध्ययन किया था। और लेकिन आज हम शुरू करेंगे हमारा अध्याय 6 का पहला ही भाग एक तरह से, हालांकि भाग 2 है लेकिन इस भाग में हम अध्याय 6 का जो पहला भाग है इसका हम विषय परिचय इसके अंदर हम देखेंगे कि इस अध्याय में हम क्या क्या पढ़ेंगे ये देखेंगे। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि जो 3 वर्ग थे वो कौन कौन से वर्ग थे और इस भाग में हम केवल बात करेंगे जो अभिजात वर्ग था उसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अध्ययन के प्रमुख बिंदु क्या हैं, आखिर इस अध्याय में हम किन किन बातों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों पीछे आपको यहाँ दिया गया है यूरोप का मानचित्र और विशेष रूप से आपको ये जो मानचित्र है ये पश्चिमी यूरोप और मध्य यूरोप का मानचित्र आपको दिया गया है। इसके अलावा दक्षिणी यूरोप का मानचित्र भी आपको दिया गया है, आप इसे ढंग से देख सकते हैं। याद रखिएगा ये अध्याय करने के लिए हमारे पास यूरोप का मानचित्र होना जरूरी है, तभी आप विषयों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, क्योंकि काफ़ी भौगोलिक स्थानों के बारे में, काफ़ी जगहों के बारे में इसमें बताया गया है और उसी के आधार पर आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो ये यूरोप का मानचित्र। लेकिन अध्ययन के प्रमुख बिंदु कौन कौन से होंगे हमारे, सबसे पहले हम बात करेंगे पृष्ठभूमि की, यानी कि किस तरह से ये अध्याय शुरू होता है, इस अध्याय की पृष्ठभूमि में क्या था वो हम देखेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे सामंतवाद के बारे में बात करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण इस विषय में जो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है वो सामंतवाद। कई बार सामंतवाद की बात भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी की जाती है, लेकिन यहां हम बात करेंगे यूरोप के सामंतवाद की, जो कि भारत के सामंतवाद से काफी भिन्न है। तो सामंतवाद का परिचय देखेंगे कि आखिर सामंतवाद का अर्थ क्या है और किन अर्थों में वो यूरोप में इस्तेमाल किया गया है। इसके बाद हम देखेंगे फ्रांस और इंग्लैंड के आपसी संबंध। दोस्तों ये जरूरी है कि यहाँ फ्रांस और इंग्लैंड के जो आपसी संबंध है वो काफी हद तक पूरे इतिहास को प्रभावित करते हैं। तो फ्रांस और इंग्लैंड के आपसी संबंधों पर थोड़ी संक्षेप में बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे 3 वर्ग कौन कौन से हैं, जो हमारा मुख्य विषय है, जो इस पाठ का नाम ही है 3 वर्ग। ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं? ये 3 वर्ग है पादरी वर्ग, जो ईसाई पादरी हुआ करते थे वो, इसके अलावा जो अभिजात वर्ग है और एक है इसके अलावा किसान। तो ये 3 वर्गों का जो है इनके ये पूरा जो अध्याय है इसका केंद्र बिंदु ही ये 3 वर्ग हैं और इन्हीं 3 वर्गों के जो आपसी संबंध थे उसने पूरे यूरोप के इतिहास को प्रभावित किया था। तो इसके बारे में हम मुख्य रूप से अध्ययन इसी के बारे में करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि तीनों वर्गों के जो सामाजिक और आर्थिक संबंध थे उन्होंने किस प्रकार प्रभावित किया पूरे यूरोप को और इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से थे। जैसे कि उसमें हम पर्यावरण की बात करेंगे, पर्यावरण में क्या चीज़ें शामिल थी जिसने इनके आपसी संबंधों को प्रभावित किया। इसके अलावा भूमि उपयोग की बात करेंगे और बात करेंगे नई कृषि प्रौद्योगिकी ने किस प्रकार इनके आपसी संबंधों को प्रभावित किया। इसके अलावा हम पढ़ेंगे चौथा वर्ग, एक चौथा वर्ग भी हम दिखाई दे, हालांकि 3 वर्ग ही मुख्य रूप से हमारे इस अध्याय का केंद्र बिंदु हैं, लेकिन एक चौथे वर्ग की बात भी हम करेंगे। चौथा वर्ग जो आया था वो जो उस समय परिवर्तन हुए थे, उन परिवर्तन जिनकी बात हमने बदलती परंपराओं के अंतर्गत की थी पहले भाग में, वो जो चौथा वर्ग है वो था शहरी वर्ग। जो नए नगर उत्पन्न हो गए थे, नए नगर, व्यापार और वाणिज्य के विकास के कारण नए नगर बन रहे थे और उन नगर में रहने वाली जो जनसंख्या थी वो एक तरह से क्या था, चौथा वर्ग था, जो पुरानी परंपराओं को तोड़कर हमारे सामने आता है, पुरानी परंपराओं में विश्वास नहीं करता है और एक वैज्ञानिक सोच का सूचक है, जिसकी वजह से आगे जाके हम देखेंगे कि पुनर्जागरण काल आता है जिसकी वजह से। तो चौथे वर्ग के बारे में भी हम थोड़ा बहुत अध्ययन करेंगे इसमें। इसके अलावा हम ये देखेंगे कि 14वीं सदी का जो संकट था आखिर क्या था। 14वीं सदी में एक संकट उत्पन्न होता है, वो क्या था, उस संकट, विशेषकर ये जो संकट था आर्थिक क्षेत्र में आया था और इस संकट ने किस प्रकार पूरे इतिहास को प्रभावित किया। इसके अलावा सामाजिक असंतोष जो उत्पन्न हुआ इस संकट के बाद, उसके बारे में हम चर्चा, किस प्रकार कृषकों ने विद्रोह किया अपने लॉर्डों के विरुद्ध, तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और बात करेंगे राजनीतिक परिवर्तन। इस अध्याय के अंत में हम जाके ये देखते हैं कि इस पूरी व्यवस्था, सामंतवादी व्यवस्था का पतन हो जाता है, कगार पर होती है और एक नई व्यवस्था उत्पन्न होती है, जिसको जो उस समय के शासक थे, जिन्हें हम नए शासक कहते हैं, उन्होंने इस नई व्यवस्था को, इस नई राजनीतिक व्यवस्था को पालने में, उत्पन्न करने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये हमारे अध्ययन के बिंदु रहेंगे, आपको ध्यान रखना चाहिए। ये सभी बिंदु अपनी कॉपी के अंदर आप लिख लें और एक यूरोप का मानचित्र आपके पास जरूर होना चाहिए, विशेषकर मध्य और पश्चिमी यूरोप का मानचित्र, जैसा कि यहाँ
यहाँ दिया गया वो होना चाहिए। आप चाहें तो पोज करके ये पूरे बिंदु लिख सकते हैं, कौन कौन से, क्योंकि अगर हमें बिंदु पता होते हैं कि हम अध्याय में क्या पढ़ेंगे तो आप अध्याय आसानी से समझ सकते हैं और आप एक तरह से फोकस्ड होकर, आप केंद्रित होकर अध्ययन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पृष्ठभूमि की बात करते हैं कि आखिर ये अध्याय की पृष्ठभूमि है क्या। विषय परिचय, ये पृष्ठभूमि, ये जो हम बात करेंगे इस पूरे अध्याय में, वो हम मुख्य रूप से 9वीं से 16वीं सदी तक का जो इतिहास है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और इसमें हम जैसे देखेंगे कि मध्य और पश्चिमी यूरोप में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं, जो परिवर्तन है, विशेषकर याद रखिएगा मध्य और पश्चिमी यूरोप, जिसका मानचित्र हमने आपको पीछे दिखाया था। मध्य और पश्चिमी यूरोप में जो प्रमुख घटनाएं घटित होती है, विशेषकर वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में इस अध्याय में अध्ययन किया जाएगा और देखेंगे किस प्रकार वो घटनाक्रम हुए थे। यह मुख्यतः यूरोप में संगठित आप ये देखेंगे ये जो काल है जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं, ये मुख्य रूप से यूरोप में संगठित राजनीतिक शक्ति के अभाव दिखाई देता है यहाँ पर। यानी एक कहने का मतलब जो रोमन साम्राज्य था उसका पतन होता हुआ दिखाई देता है और एक संगठित राजनीतिक शक्ति हमें यहाँ यूरोप में दिखाई नहीं देती। यूरोप कई भागों में, छोटे छोटे भागों में बढ़ जाता है, कई राजसत्ताओं में बढ़ जाता है। और हम देखेंगे कि जो मध्य और पूर्वी यूरोप की अनेक जर्मन जातियाँ यहाँ आती है, वो आक्रमण करती है यूरोप के ऊपर। मध्य और पूर्वी यूरोप की अनेक जर्मन मूल की जो जनजातियाँ थी, जनजाति समूह जो वो आते हैं और वो इटली, स्पेन और फ्रांस आदि पर अधिकार कर लेते हैं। और उनके अधिकार करने के बाद उनका जब आप वहाँ के लोगों से संपर्क होता है, वहाँ की परंपराओं से संपर्क होता है स्थानीय लोगों से, तो किस प्रकार के नए परिवर्तन निकल के सामने आते हैं। कुछ तो उनमें बहुत सुखद होते हैं और कुछ परिवर्तन जो हैं वो संघर्ष का कारण भी बनते हैं। तो इसके बारे में हम देखेंगे। इसके अलावा केंद्रीय राजनीतिक सत्ता का अभाव और भूमि पर नियंत्रण का संघर्ष शुरू हो जाता है। इसी वजह से क्या होता है, जो क्योंकि छोटे छोटे राज्य उत्पन्न हो जाते हैं इसके बाद, रोमन साम्राज्य के पतन के बाद विशेषकर, तो जो भूमि पर नियंत्रण का संघर्ष शुरू हो जाता है मुख्य रूप से, और भूमि ही सब कुछ। इसी वजह से हम देखेंगे जो अभिजात वर्ग है, सबसे तीनों वर्गों में जो अभिजात वर्ग है सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि उसका भूमि पर नियंत्रण था मुख्य रूप से। तो भूमि पर नियंत्रण का संघर्ष अब शुरू हो जाता है। जो भूमि थी वही सामाजिक व्यवस्था का, राजनीतिक व्यवस्था का और आर्थिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु बन जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि ईसाई धर्म का प्रभाव क्षेत्र भी इन शताब्दियों में ईसाई धर्म का जो प्रभाव क्षेत्र है वो बढ़ता है और संपूर्ण यूरोप में वो पूरी तरह से वो फैल जाता है। हालांकि रोमन साम्राज्य का वो एक राजकीय धर्म था, लेकिन उसके बावजूद रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी ये धर्म आगे बढ़ता है और पूरे यूरोप में फैल जाता है। इसके अलावा चर्च का भूमि धारक एवं राजनीतिक शक्ति केंद्र के रूप में भी उभरता है इस समय, क्योंकि चर्च के पास एक बड़ी भूमि थी, वो भी भूमि पर उसका मालिकाना हक था। तो चर्च भी इस जो सामंतवादी व्यवस्था था इसको बढ़ावा देता है और इसी वजह से चर्च का जो प्रभाव क्षेत्र है वो भी हमें बढ़ता हुआ देखते हैं और एक बड़ी राजनीतिक शक्ति चर्च बन जाता है। राजाओं के बनने बिगड़ने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। इसके अलावा मुख्य बात यह है कि ये 3 सामाजिक श्रेणियां उत्पन्न होती है हमारे सामने। 3 सामाजिक श्रेणियां या 3 वर्ग जिसकी बात करें, एक तो ईसाई पादरी, दूसरा है भूमि धारक तथा तीसरा है कृषक वर्ग का उदय होता है और इन्हीं के आपसी संबंधों से आगे का जो पूरा इतिहास है वो प्रभावित होता है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं सामंतवाद के बारे में। सामंतवाद का परिचय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं फ्यूडलिज्म, याद रखिए फ्यूडलिज्म कहते हैं इसे इंग्लिश में। ये जो शब्द है सामंतवाद दोस्तों, ये मुख्य रूप से मध्यकालीन यूरोप की जो सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था थी उसके बारे में इस्तेमाल किया जाता था। तो मध्यकालीन यूरोप के लिए शब्द इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिएगा। आधुनिक यूरोप की बात करेंगे तब सामंतवाद हमें दिखाई नहीं देता है, उसके बंधन ढीले पड़ जाते हैं। हम जिस काल की बात करेंगे वो आधुनिक, मध्यकालीन और आधुनिक काल के बीच का एक संक्रमण काल, एक संधि काल है, जिसमें क्या होता है सामंतवाद के जो बंधन थे वो ढीले पड़ गए और एक आधुनिक काल की आहट सुनाई देती है। लेकिन क्योंकि हम बात करें सामंतवाद को परिचय, एक बार सामंतवाद आखिर है क्या उसके बारे में देख लेते हैं। विशेषकर हम यहाँ मध्यकालीन यूरोप के बारे में ही, इस संदर्भ में ही हम देख रहे हैं। तो मध्यकालीन यूरोप में आर्थिक, विधिक मतलब कानूनी, आर्थिक, विधिक, राजनीतिक और सामाजिक संबंधों के बारे में प्रयुक्त जो शब्द है वही सामंतवाद है। तो सामंतवाद का इस्तेमाल मध्य यूरोप की आर्थिक, विधिक और राजनीतिक और सामाजिक संबंधों के बारे में किया गया है, याद रखिएगा। अगर इस शब्द की उत्पत्ति की बात करें सामंतवाद, तो ये फ्यूड शब्द से बना, जैसे हमने देखा था फ्यूडलिज्म वर्ड है, ये फ्यूडलिज्म शब्द है ये, तो ये फ्यूड शब्द से बना है, फ्यूड। और फ्यूड शब्द जिसका अर्थ होता है भूमि का एक टुकड़ा, तो ये याद रखें एक भूमि का टुकड़ा, यानी कुल मिलाकर भूमि इसका केंद्र बिंदु है सामंतवाद का। तो फ्यूड शब्द से बना है और इसका मतलब है एक भूमि का एक टुकड़ा। और एक ऐसे समाज को इंगित करता है, ये शब्द जो है वो ऐसे समाज को इंगित करता है जो मध्य फ्रांस, इंग्लैंड, बाद में इंग्लैंड और दक्षिणी इटली में विकसित हुआ था। ये मुख्य रूप से ये जो सामंतवादी समाज है हमें कहाँ दिखाई देता है, सबसे पहले हमें दिखाई देता है फ्रांस में। तो हम फ्रांस के संदर्भ में सबसे ज़्यादा इसके बारे में बात करेंगे।
तो मध्य फ्रांस में दिखाई देता है, उसके बाद आपको इंग्लैंड में भी दिखाई देता है, और उसके बाद आगे जाके दक्षिणी इटली में भी ये विकसित हो जाता है। तो ये जो क्षेत्र हैं, यहाँ मुख्य रूप से सामंतवादी व्यवस्था आपको दिखाई देती है। सामंतवाद का अर्थ अगर हम देखना चाहें, अगर आपसे पूछे सामंतवाद का अर्थ और विशेषकर आर्थिक क्षेत्र में अगर बात करें, आर्थिक संदर्भ में इसका क्या अर्थ है, तो है कृषि उत्पादन। इसके अलावा सामंत और कृषकों के आपसी संबंधों को इंगित करता है ये शब्द, याद रखिए, ये कृषि उत्पादन को और सामंत और कृषकों के आपसी संबंधों को। जो सामंत थे या लॉर्ड कहते हैं जिन्हें हम यूरोप में, उनके खेतों पर जो कृषक काम करते थे और उसके लिए जो कृषि उत्पादन करते थे, इनके जो आपसी संबंध है तीनों चीज़ों के, यानी कृषि उत्पादन उसमें शामिल है, उसमें सामंत खुद शामिल है जिसे हम लॉर्ड कहेंगे, और इसके अलावा जो कृषि दास हैं वो शामिल है। तो इन तीनों के जो आपसी संबंध है, यही क्या है, सामंतवाद है आर्थिक संदर्भ में। संक्षेप में अगर बात करें तो सामंतवाद यूरोप में 11वीं सदी के उत्तरार्ध में, 11वीं सदी के उत्तरार्ध यानी 11वीं सदी जब समाप्त हो रही थी, 11वीं सदी के उत्तरार्ध में उत्पन्न हुआ है, और ये आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहलुओं पर आधारित था। याद रखिए, केवल आर्थिक नहीं है सामंतवाद। कुछ लोग ये भ्रम पाल सकते हैं, कुछ लोगों को गलतफहमी हो सकती है, केवल आर्थिक क्षेत्र संबंधित नहीं है, इसका संबंध है राजनीतिक क्षेत्र से। ये राजनीतिक क्षेत्र संबंधित है, धार्मिक आर्थिक क्षेत्र संबंधित है, और सामाजिक, यानी तीनों पहलुओं को ये पूरी तरह से प्रभावित करता है सामंतवाद। तो सामंतवाद का एक तरह से हमने यहाँ परिचय देख लिया है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्योंकि हम सामंतवाद की बात करेंगे या फिर इस अध्याय में तीनों वर्गों की जो बात करेंगे, वो हम मुख्य रूप से फ्रांस और इंग्लैंड के संदर्भ में बात करेंगे। तो इनके आपसी संबंधों की अगर बात करें तो जो जर्मन जनजाति है फ्रैंक, उसने क्या किया, जो फ्रांस का एक प्रमुख प्रांत था गोल प्रांत था, जो कि रोमन साम्राज्य का एक प्रमुख प्रांत हुआ करता था, उस पर अधिकार कर लिया और इसे फ्रांस नामकरण दिया। तो फ्रांस का नाम इसी तरह से पड़ा, याद रखिए, जर्मन जनजाति जो फ्रैंक थी उसने गोल प्रांत पर अधिकार करके उस क्षेत्र को उन्होंने फ्रांस नाम दिया मुख्य रूप से। तो फ्रांस का नामकरण इसी तरह से होता है। और फ्रांस की जो शक्ति थी वो बढ़ती है, क्योंकि जो पोप जो था, जो धर्म गुरु था पूरे ईसाई जगत का, उसने क्या किया, फ्रेंच शासक शॉर्लमैन को क्या किया, उसने रोमन सम्राट की उपाधि प्रदान कर दी। इससे रोमन सम्राट की उपाधि देने से क्या हुआ, फ्रांस का जो सम्राट था वो शक्तिशाली हो गया। और इसी बीच हम देखते हैं 11वीं सदी में नॉर्मंडी का जो एक राजकुमार है, वो इंग्लैंड पर आक्रमण करके इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के द्वीपों पर अधिकार कर लेता। तो इनका आपसी संपर्क होता है। इसी वजह से जो फ्रांस में जो व्यवस्थाएं थी वो इंग्लैंड पहुंच जाती है, और वहाँ सामंतवाद और तीनों वर्गों का जो व्यवस्था थी, और जो वहाँ की जो स्थानीय जो कबीले थे, स्थानीय जनजातियाँ थी, स्थानीय जाति जो थी, उनका संपर्क होता है और एक नई व्यवस्था निकल के सामने आती है। तो अब बात करते हैं तीनों वर्गों की, जो हमारे इस अध्याय का केंद्र बिंदु है। 3 वर्ग कौन कौन से हैं? पादरी, याद रखिए, केवल कम से कम 3 वर्गों के नाम तो जरूर याद होने चाहिए आपको। ये 3 वर्ग कौन कौन से हैं? 3 वर्गों में है पादरी है, ईसाई जो पादरी हुआ करते थे, इन धर्मगुरु जो हुआ करते थे। इसके अलावा अभिजात वर्ग है। अभिजात वर्ग का मतलब जो भूमि के मालिक थे मुख्य रूप से, जिन्हें लॉर्ड के नाम से जाना जाता था, अभिजात वर्ग था। और जो कृषक थे और एक जो कृषिदास थे, सबसे निचली स्तर पर, निचले पायदान, इस पूरी व्यवस्था के सबसे निचले पायदान पर जो व्यक्ति था वो कृषक हुआ करते थे, कृषिदास हुआ करते थे। तो ये 3 वर्ग हैं मुख्य रूप से। आज के इस भाग में हम बात करेंगे मुख्य रूप से अभिजात वर्ग के बारे में। और अभिजात वर्ग, क्योंकि ये हालांकि दूसरा वर्ग था, याद रखिए ये क्रम है। पहला जो सबसे प्रथम वर्ग में ईसाई पादरियों ने अपने आप को खुद को रखा, तो प्रथम वर्ग था पादरी। इसी वजह से जो अभिजात वर्ग है दूसरे पायदान पे आता है, ये दूसरा प्रमुख वर्ग है इन वर्गों में। लेकिन ये महत्वपूर्ण ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि इसका भूमि पर नियंत्रण है। हमने देखा था कि ये वो काल है जब भूमि पर नियंत्रण को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है। तो क्योंकि इसका भूमि पर मुख्य रूप से नियंत्रण था, इसीलिए इसकी सामाजिक स्थिति जो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, याद रखिएगा। एक यूरोप के अंदर एक वेस्लेज प्रथा प्रचलित हो गई थी। वेस्लेज प्रथा का मतलब ये होता था, एक क्रम जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि सबसे ऊपर राजा हुआ करता था इस पदानुक्रम में, उसके बाद उस भूस्वामी हुआ करते थे जिन्हें लॉर्ड कहा जाता था, याद रखिएगा, लॉर्ड कहा जाता था। और इन लॉर्ड के पास जो भूमि हुआ करती थी, इनका जो व्यक्तिगत भूमि या भवन जागीर हुआ करती थी, उसे मैनर कहा करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मैनर। मैनर क्या है? इन लॉर्डों की, इन अभिजात वर्ग के पास जो खुद की जागीर हुआ करती थी, जो भूमि हुआ करती थी, उसे मैनर कहा जाता था, याद रखिएगा। तो ये जो एक पदानुक्रम बन गया था, इसे वेस्लेज प्रथा कहते थे। ये इसका मतलब था कि जो बड़े भूस्वामी थे, जो अभिजात वर्ग के जो लोग थे, वो राजा के प्रति, राजा के अधीन हुआ करते थे, और जो कृषक हुआ करते थे वो इन अभिजात वर्ग के अधीन हुआ करते थे। तो इस तरह की व्यवस्था बन गई थी। राजा हुआ करते थे, राजा के नीचे भूस्वामी, कृषक जो जिम्मेदार हुआ करते, किसके प्रति, किसके अधीन हुआ करते थे? भूस्वामियों के अधीन, और भूस्वामी अधीन हुआ करते थे राजा के। तो इस तरह की जो व्यवस्था थी उसे वेस्लेज प्रथा कहा जाता था। उस समय के यूरोप में, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं यहाँ पर, उसमें ये वेस्लेज प्रथा काफ़ी प्रचलित हो गई थी।
इस वेस्लिज प्रथा की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये जो इसकी विशेषताएं हैं यूँ मान सकते हैं आप। इसकी प्रमुख विशेषताओं में अगर हम देखें तो ये अभिजात वर्ग जो था वो राजा को स्वामी मानता था। अभिजात वर्ग यानी जो लॉर्ड्स हुआ करते थे वो राजा को स्वामी मानते थे, और तथा दोनों में आपस में वचनबद्ध थे कि राजा उसकी रक्षा का वचन देता था, और अभिजात वर्ग जो था वो उसके लिए उत्पादन करता था, और इसके अलावा उसको टैक्स वगैरह कर वगैरह देता था, और आवश्यकता पड़ने पर सेना भी उपलब्ध कराता था जब युद्ध हुआ करते थे। इसके लिए जो लॉर्ड थे वो दास की रक्षा करते थे। जो लॉर्ड हुआ करते थे अपने नीचे जो उनके नीचे कृषक हुआ करते थे उनकी रक्षा का वचन देते थे, और दास जो था वो निष्ठावान होता था अपने लॉर्ड के प्रति। जो अभिजात वर्ग था उसके लिए लॉर्ड आप कह सकते हैं, राजा जो था उसके लिए लॉर्ड हुआ करता था। तो लॉर्ड जो था वो क्या करता था, अपने दास की रक्षा करता था, और दास जो था वो अपने लॉर्ड के प्रति निष्ठावान होता था, पूरी तरह से वचनबद्ध होता था। एक तरह से उसका पूरा जीवन ही उसकी सेवा के लिए समर्पित होता था। इसके अलावा ये जो इनके आपस में जो वचन होते थे, आपस में जो निष्ठा होती थी एक दूसरे को लेकर, उसके काफ़ी व्यापक रीति रिवाज होते थे, और चर्च में बाइबल की शपथ ली जाती थी इस पूरे रीति रिवाज के दौरान, और एक समारोह आयोजित किया जाता था पूरे इस वचन के लिए, पूरे शपथ ग्रहण के लिए एक बड़ा समारोह आयोजित किया जाता था। और इसमें जो स्वामी होता था वो दास को भूमि का एक लिखित अधिकार पत्र देता था। तो इस प्रकार से इसको पूरे चर्च का भी समर्थन प्राप्त था, हम ये देख पाते हैं। तो पूरी वेस्लिज जो प्रथा है याद रखिएगा इसको, सबसे ऊपर राजा होता था, बीच में अभिजात वर्ग, और जो सबसे निचले पायदान पर है वो है कृषिदास। अब अभिजात वर्ग जो था इसके बारे में हम बात करेंगे मुख्य रूप से। अभिजात वर्ग जो था उसके कुछ विशेषाधिकार हुआ करते थे, उसको कुछ ऐसे अधिकार दिए गए थे जो उसे वंशानुगत भी मिलते थे। तो अभिजात वर्ग की बात करें, विशेषाधिकार कौन कौन से थे, सबसे पहले बात करें तो अभिजात वर्ग का अपनी संपत्ति पर स्थायी नियंत्रण था। याद रखिएगा, जो संपत्ति उसे राजा से मिलती थी उस पर उसका पूरी तरह से स्थायी नियंत्रण था, वो उससे कोई छीन नहीं सकता था। इसके अलावा उसके पास अपनी एक सेना होती थी, वो सैन्य क्षमता होती थी, और इस सेना में वो वृद्धि भी कर सकता था समय आने पर। तो सैन्य क्षमता थी और वृद्धि कर सकता था, इसे सामंती सेना कहा जाता था। याद रखिए, फ्यूडल आर्मी जो हुआ करते, लेविस हुआ करते, फ्यूडल लेविस कहा जाता था। तो सैन्य क्षमता होती थी, यानी सैनिक उसकी अपनी खुद की सेना होती थी, और इसमें वो वृद्धि या बढ़ोतरी कर सकता था। इसके अलावा उसका स्वयं का न्यायालय होता था, यानी वो न्याय भी करता था, और विशेषकर किसके लिए न्याय करता था, वो जो उसके नीचे कृषिदास थे उनके लिए न्यायालय का कार्य भी करता था। तो उसका खुद का स्वयं का न्यायालय था, और खुद की वो मुद्रा भी जारी कर सकता था, विशेष अधिकार हुआ करता था। याद रखिए, ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, विशेषाधिकार हैं सामंती वर्ग के, या फिर यूँ कह सकते हैं उस अभिजात वर्ग जो था उसके विशेष अधिकार हैं। इसके अलावा एक खास बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि भूमि पर पूरी तरह से अधिकार, यहाँ तक कि भूमि पर ही नहीं, जो भूमि पर रहने वाली जो व्यक्ति हैं, जो सभी लोग हैं, वो भी एक तरह से उसके गुलाम हुआ करते थे, उन पर उसका पूरा मालिकाना हक हुआ करता था। अब भूमि पर कोई भी हो, चाहे वो सभी व्यक्ति भूमि पर रहने वाले, वहाँ जो खेती करने वाले किसान हैं और काम करने वाले जो लोग हैं, उन सब पर राजा का इसका जो अभिजात वर्ग था उसका अधिकार होता था। इसके अलावा उसका जो घर था, निजी खेत थे, उन पर सब पर अधिकार, जोत, चारागाह, आसामी जो कृषक थे वहाँ खेती करते थे, उनके ऊपर अधिकार। तो पूरी तरह से वो संपत्ति जो थी, जो मैनर की जो संपत्ति थी, उस पर पूरी तरह से उसका अधिकार हुआ करता था। कृषकों द्वारा खेती और सैन्य सेवा, जो कृषक दास हुआ करते थे उनके लिए दो चीज़ें बहुत जरूरी थी कि वो एक तो खेती करते थे, ना केवल खुद के खेतों पर खेती करते थे, बल्कि जो अभिजात वर्ग था, जो उनका लॉर्ड था, उनके खेतों पर भी उन्हें अनिवार्य रूप से खेती करनी पड़ती थी। और इसके अलावा उन्हें आवश्यकता पड़ने पर सैन्य सेवा, यानी कि सेना में भी भर्ती होकर युद्ध भी उन्हें करना पड़ता था, और वो मुख्य रूप से पैदल सेना का कार्य करते थे। इसके अलावा अभिजात वर्ग का जो घर था, अभी हमने बताया, जो अभिजात वर्ग का जो घर था वो मैनर कहलाता था, और इसके आसपास की जो तमाम तरह की भूमि हुआ करती, कई गांव हुआ करते थे। अगर छोटा मैनर है तो ये मान सकते हैं कि 12-13 गांव हो सकते थे उसमें, और जो बड़ा मैनर होता था उसके पास 50-60 गाँव भी हुआ करते थे। तो ये मैनर जो था क्या था, ये इस अभिजात वर्ग का घर हुआ करता था। मैनर एक तरह से जागीर था, वो जागीर था उस अभिजात वर्ग की, या लॉर्ड की जो जागीर हुआ करती थी उसे क्या बोलते हैं, मैनर। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इस पूरे पाठ में मैनर शब्द के बारे में जरूर जाने, विशेषकर अभिजात वर्ग की हम बात करेंगे तो मैनर क्या होता है याद रखिएगा। मैनर एक तरह से क्या है, ये एक आपकी जागीर भूमि है, किसकी, लॉर्ड की जागीर भूमि है। अब देख लेते हैं कि आखिर मैनर जागीर होती क्या है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से भी। यहाँ आपको एक चित्र दिया गया है, देखिए ये मैनर का चित्र है। इस चित्र को आप ढंग से वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर। आपकी बुक में भी ये चित्र दिया हुआ है, तो वहाँ से भी आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। ये देखिए, आप इसमें देखेंगे कि लॉर्ड का व्यक्तिगत भवन है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये रहा मैनर भवन, यहाँ पे कुछ आवास, पुरोहित आवास है, या गिरजाघर भी आपको दिखाई देता है। तो एक बड़ी भूमि यहाँ आपको दिखाई देती है,
और इसमें क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी याद रखिएगा। तो ये लॉर्ड का व्यक्तिगत भवन हुआ करता था, मैनर, उसके आसपास उसकी पूरी जागीर हुआ करती थी। ये गाँव पर नियंत्रण, मालिकाना हक, इसके आसपास जितने भी गाँव होते थे, ये निर्भर करता था कि वो भूमि जो थी कितनी बड़ी थी, उसकी जागीर कितनी बड़ी थी, ये मैनर कितना बड़ा हुआ करता था। 50-60 गांव भी हो सकते थे बड़े से बड़े, इसमें 2-4 गांव भी हो सकते थे, 10 गांव भी हो सकते थे, लेकिन वो कुल मिला के उससे जो गांव जितने भी थे उस पर पूरी तरह से नियंत्रण था, मालिकाना हक था, ना केवल गांव की संपत्ति पर बल्कि गांव में जो रहने वाले लोग थे, इन खेतों में रहने वाले लोग थे, उनके जीवन पर भी उसका अधिकार होता था। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। इस जागीर में अनेक परिवार रहते थे, याद रख, कई परिवार रहते थे और प्रत्येक वस्तु जागीर में उपलब्ध होती थी। अधिकांश वस्तुएं यहीं पर जागीर में ही उन्हें उपलब्ध हो जाती थी, जिसमें कि हम बात करें अनाज या लोहार काम करने वाले, लोहे का काम करने वाले, बढ़ई जो थे वो यहाँ काम करते थे, राजमिस्त्री हुआ करते जो भवन वगैरह बनाते थे, मदिरा बनाने वाले, सब तरह के जो लोग थे वो यहाँ पर जागीर में ही अधिकांश चीज़ें उपलब्ध हो जाती थी राजा को या जो लॉर्ड हुआ करता था उसको। अब जागीर में विभिन्न प्रकार की भूमि और भवन हुआ करते थे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। अगर आप बात करें, जैसे यहाँ पर देखें आप, ये सार्वजनिक चारागाह है दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पर बंजर भूमि दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर ये घास भूमि दिखाई दे रही है। इसके अलावा बसंत में कौन कौन सी जगह बीज बोए जाएंगे, पतझड़ में कहाँ बीज बोए जाएंगे, तालाब यहाँ दिखाई दे रहा है, चक्की यहाँ पर आपको दिखाई देती है, यहाँ दलदल। तो अलग अलग तरह की भूमि यहाँ हुआ करती थी, याद रखिए, इसमें कई तरह की भूमि हुआ करती थी। लेकिन इसके बावजूद भी सब कुछ यहाँ मिलता था, लेकिन इसके बावजूद भी ये जो जागीर थी, ये जो मैनर हुआ करते थे, ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं थे। कुछ वस्तुएं ऐसी थी जो यहाँ नहीं मिलती थी और उन्हें बाहर से लेनी पड़ती थी। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि वो पूर्णतः आत्मनिर्भर नहीं थे। इनमें मुख्य रूप से इन्हें नमक और जो आटे की जो चक्की जो होती है उस पीसने वाली, उसका जो पार्ट होता था वो भी उन्हें यहाँ नहीं मिलता था। नमक नहीं मिलता था, आटा चक्की का जो पार्ट होता था वो नहीं मिलता था उन्हें यहाँ पर। इसके अलावा धातु के जो बर्तन हुआ करते थे वो भी उन्हें बाहर से मंगाने पड़ते थे। इस तरह से वो पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हुआ करते थे। अब एक और वर्ग भी नया हमें दिखाई देता है, नाइट। दोस्तों जो नाइट है ये मुख्य रूप से आप कह सकते हैं योद्धा वर्ग है। ये योद्धा वर्ग है। दोस्तों इसमें क्या हो रहा है कि जो नाइट जो है, मतलब राजा जो लॉर्ड हुआ करते थे, उनके पास स्थायी सेना होती थी खुद की, लेकिन इसके बावजूद जो कृषक हुआ करते थे वो सैनिक सेवा दिया करते थे। लेकिन जो कृषक थे उतने कुशल योद्धा नहीं हुआ करते थे और सेना के समय एक स्थायी सेना की आवश्यकता पड़ी। और जैसे जैसे जो समाज था जटिल होता गया, राजशाही जटिल होती गई, स्थानीय युद्ध ज़्यादा बढ़ गए थे इस वजह से। तो स्थानीय युद्धों के बढ़ जाने से और कुशल अश्व सेना की आवश्यकता और नियमित सेना की आवश्यकता की वजह से इस वर्ग, नाइट वर्ग का उदय हुआ, एक योद्धा वर्ग का उदय होता है। जो हम देखते हैं कि ये लॉर्ड के एक तरह से लॉर्ड के जैसे, हालांकि लॉर्ड के अधीन हुआ करते थे, और एक योद्धा वर्ग, नया वर्ग, यानी आप बीच में एक नया वर्ग और उत्पन्न हो गया। तो स्थानीय युद्धों की वजह से, कुशल अश्व सेना की आवश्यकता और नियमित सेना की आवश्यकता की वजह से नाइट वर्ग का उदय होता है, यानी योद्धा वर्ग का उदय भी हम यहाँ पर देखते हैं। ये मुख्य रूप से किसके प्रति वफादार था? ये जो नाइट हुआ करते थे लॉर्ड के प्रति वफादार हुआ करते थे। अपना जो उनका लॉर्ड होता था उसके प्रति वफादार होते थे, उसे सैन्य सेवा देते थे, इसके अलावा वहाँ पर वो काम भी करते थे। जो नाइट होता था वो अपने लॉर्ड से भूमि प्राप्त करता था। ये खास बात है। थोड़ी सी कृषक दासों से अलग होते थे ये, क्योंकि इनकी अपनी खुद की भूमि भी हुआ करती थी, जिसे क्या कहते थे? फीफ। याद रखिए, उसे बोलते थे फीफ। जिस तरह से नाइट बोला जाता है लॉर्ड की भूमि, जिस तरह से लॉर्ड की भूमि को हमने मैनर कहा था, उसी तरह से नाइट की जो भूमि थी, जो उसे अनुदान में जो भूमि मिली थी, उसे क्या कहते थे? फीफ कहते थे। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वह रक्षा का, और इसके अलावा लॉर्ड क्या करता था? उसे भूमि अनुदान देता था, इसे फीफ कहते थे, और उसकी रक्षा का वचन भी देता था जो लॉर्ड था उसको। और फीफ क्या है मुख्य रूप से याद रखिएगा, अभी हमने बात की, ये एक अनुदानित भूमि है जो किससे मिलती थी? नाइट को मिलती थी। किससे? लॉर्ड से। तो अनुदानित भूमि है और इसका उत्तराधिकार संभवतः खास बात है, यानी नाइट का जो पुत्र होता था या उत्तराधिकारी होता था उसको भी भूमि जो थी उत्तराधिकार में मिल जाती थी। याद रखें, तो अनुदानित भूमि थी ये। इसके अलावा उत्तराधिकार इसका संभव था, और ये निजी भवन होते थे उसके। फीफ जो था उसका निजी भवन था। जिस तरह से मैनर जो था वो लॉर्ड का निजी भवन था, वैसे ही फीफ जो है वो निजी भवन हुआ करते थे नाइट के। और ये कृषि भूमि भी थी यहाँ पर, यहाँ कृषि भूमि भी हुआ करती थी। पंचक्की यानी पवन चक्कियाँ भी यहाँ थी। मदिरा संपीड़क के लिए भी जगह होती थी। इसके अलावा चर्च भी हुआ करते थे यहाँ पर। निर्भर व्यक्ति हुआ, कृषिदास भी यहाँ हुआ करते थे। एक तरह से ये मान सकते हैं कि लॉर्डों के समान ही एक तरह से एक नया अभिजात वर्ग उत्पन्न हो गया था जो कि नाइट कहलाता था। और ये मुख्य रूप से योद्धा वर्ग था। योद्धा वर्ग अगर आपके दिमाग में आता तो आप समझ जाएंगे सारी पूरी कहानी। नाइट द्वारा लॉर्ड को निश्चित रकम व सैन्य सेवा का प्रावधान भी किया गया था। नाइट जो था वो लॉर्ड को एक निश्चित रकम देता था, और इसके अलावा सैन्य सेवा का प्रावधान, इसके अलावा अपने खेतों पे कार्य भी खुद भी काम करता था, और ये समय समय पर प्रशिक्षण, सैन्य प्रशिक्षण भी लिया करता था।
तो दोस्तों इस प्रकार हमने ये जो दूसरा भाग है, अध्याय 6 का दूसरा भाग, इसमें हमने 3 वर्गों की जो पृष्ठभूमि थी यूरोप में, आखिर इस पूरे अध्याय में किस पृष्ठभूमि की वजह से ये 3 वर्ग उत्पन्न हुए, सामंतवाद क्या है इसके बारे में हमने अध्ययन किया। और इन तीनों वर्गों में से हमने केवल आज के भाग में हमने केवल अभिजात वर्ग की बात की है। और इसमें हमने देखा था कि लॉर्ड, राजा और जो कृषक दास थे उनके आपसी संबंध किस तरह के थे, उन्हें वेस्टलेस प्रथा कहते हैं उनको हम। और इसके अलावा हमने बात की थी जो अभिजात वर्ग है उसकी जो भूमि है, मैनर भूमि, उसके बारे में विस्तार से चर्चा की। और मैनर के बाद जो एक नाइट जो हुआ करते थे उनके क्या अधिकार हुआ करते थे और वो किस तरह के कार्य करते थे, उस पर हमने अध्ययन किया है। तो आज के भाग के लिए इतना ही। आगे के भाग में हम, आगे का जो भाग है भाग 3, उसमें हम जो अन्य वर्ग हैं, जो अन्य 2 वर्ग हैं यानी पादरी वर्ग और कृषक वर्ग, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।